2010 का साल। चंडीगढ़ हरियाणा का एक शांत और व्यवस्थित शहर अपनी साफ सुथरी सड़कों और सुसंस्कृत माहौल के लिए जाना जाता था। लेकिन इस शांति को एक ऐसी घटना ने भंग कर दिया जिसने न केवल चंडीगढ़ बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह कहानी है नेहा अहलावत की, एक 22 साल की एमबीए स्टूडेंट जिसकी क्रूर हत्या ने पुलिस, मीडिया और जनता को एक दशक से अधिक समय तक उलझाए रखा। इस हत्याकांड की जांच में हर कदम पर नए सवाल उठे और हर जवाब ने इस रहस्य को और गहरा किया। 14 साल की लंबी और कठिन जांच के बाद आखिरकार सच सामने आया, लेकिन इस यात्रा में हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट इंतजार कर रहा था। आइए इस जटिल और रोमांचक जांच की कहानी को विस्तार से जानें, जो न केवल एक हत्याकांड की कहानी है बल्कि पुलिस की दृढ़ता और आधुनिक फोरेंसिक तकनीकों की ताकत को भी दर्शाती है। 30 जुलाई 2010 की रात चंडीगढ़ के सेक्टर 28 वेस्ट में करण टैक्सी स्टैंड के पास एक खाली जगह पर एक दर्दनाक दृश्य सामने आया। एक 22 साल की युवती का शव अर्धनग्न अवस्था में खून से लथपथ पड़ा था। उसकी स्कूटी पास ही थी, जिस पर खून के धब्बे साफ दिख रहे थे। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। चंडीगढ़ पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट था कि यह कोई साधारण हादसा नहीं था। शव की पहचान नेहा अहलावत के रूप में हुई, जो सेक्टर 38 वेस्ट की रहने वाली एक एमबीए स्टूडेंट थी। नेहा के पिता राजवीर सिंह ने बताया कि वह उस शाम 6 बजे अपनी स्कूटी से अंग्रेजी स्पीकिंग क्लास के लिए निकली थी। उसने अपने पिता को आश्वासन दिया था कि वह रात 9 बजे तक घर लौट आएगी, लेकिन जब वह देर रात तक नहीं लौटी तो परिवार ने चिंता जताई। रात करीब 11 बजे उन्हें सूचना मिली कि नेहा की स्कूटी करण टैक्सी स्टैंड के पास पड़ी है और उस पर खून के निशान हैं। परिवार ने तुरंत नेहा को ढूंढा और उसे पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGIMIR ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सवाल यह था, नेहा की मौत कैसे हुई? क्या यह एक लूटपाट थी जो गलत हो गई, या फिर इसके पीछे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी? पुलिस के सामने एक जटिल रहस्य था जिसे सुलझाने की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर थी। चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया। सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या और 336 बलात्कार के तहत मामला दर्ज किया गया। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन किया गया, जिसमें क्राइम ब्रांच के अनुभवी अधिकारी शामिल थे। पुलिस ने सबसे पहले क्राइम सीन से सबूत इकट्ठा किए। नेहा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और क्राइम सीन से खून के नमूने, फिंगरप्रिंट्स और अन्य फोरेंसिक सबूत एकत्र किए गए। लेकिन जांच की शुरुआत में ही पुलिस को एक बड़ा झटका लगा। जिस रात नेहा की हत्या हुई, उस रात भारी बारिश हुई थी। बारिश ने क्राइम सीन के कई महत्वपूर्ण सबूत, जैसे खून के धब्बे और अन्य निशान, धो दिए। एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने बाद में बताया कि बारिश रात 1 बजे के आसपास शुरू हुई थी, जबकि नेहा का शव रात 11 बजे मिला था। फिर भी पुलिस ने क्राइम सीन से कुछ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन बारिश ने उनकी राह मुश्किल कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने चौंकाने वाले खुलासे किए। नेहा के शरीर पर 40 चोटें थीं, जिनमें सिर पर गंभीर चोटें शामिल थीं। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि हत्या से पहले नेहा के साथ बलात्कार हुआ था। नेहा के कपड़ों पर सीमेन के निशान मिले, जो सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी CFSL सेक्टर 36 को जांच के लिए भेजे गए। हालांकि प्रारंभिक पोस्टमार्टम में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन 2013 में CFSL की एक विस्तृत रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया कि नेहा के साथ हत्या से पहले बलात्कार हुआ था। पुलिस ने क्राइम सीन के आसपास के क्षेत्र में छानबीन शुरू की। स्थानीय दुकानदारों, टैक्सी ड्राइवरों और रिहायशी लोगों से पूछताछ की गई। पुलिस ने यह भी पता लगाने की कोशिश की कि नेहा आखिरी बार कहां देखी गई थी। उनके परिवार ने बताया कि नेहा सेक्टर 15 में अपनी कोचिंग क्लास के लिए गई थी और वहां से लौटते समय यह घटना हुई। पुलिस ने नेहा के आखिरी घंटों का पता लगाने के लिए उनके फोन रिकॉर्ड्स और सामाजिक दायरे की जांच शुरू की। जांच में पता चला कि नेहा के 2 मोबाइल फोन गायब थे। कुछ समय बाद एक मोबाइल फोन सेक्टर 15 के एक व्यक्ति से बरामद हुआ, जिसने दावा किया कि उसने फोन को कॉलोनी नंबर 5 के एक मोबाइल शॉप से खरीदा था।
दुकानदार ने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने यह फोन सस्ते दाम पर बेचा था। पुलिस ने इस सुराग को गंभीरता से लिया। दुकानदार से मिले फोन पर एक अंगूठे का निशान था, जिसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी को जांच के लिए भेजा गया। लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसमें कहा गया कि यह निशान किसी भी रजिस्टर्ड अपराधी से मेल नहीं खाता। यह पुलिस के लिए एक बड़ा झटका था। पुलिस ने नेहा के दोस्तों और सहपाठियों से पूछताछ की। नेहा के दो करीबी दोस्तों कुणाल और सनेश के खून के नमूने सीएफएसएल को जांच के लिए भेजे गए, लेकिन उनकी डीएनए रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। इसके अलावा 4 दोस्तों, एक महिला और 3 पुरुषों का नार्को एनालिसिस टेस्ट गुजरात के गांधीनगर में सीएफएसएल में किया गया, लेकिन इससे भी कोई ठोस सुराग नहीं मिला। 2011 में पुलिस ने 5 संदिग्धों, नेहा के दोस्त सागर, सनेश, हितांशु, भितेश और भितेश के जीजा सचिन के ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए गांधीनगर फोरेंसिक लैब से अनुमति ली। जांचकर्ताओं के अनुसार भितेश ने 30 जुलाई 2010 को रात 8 से 8:30 बजे तक नेहा के साथ फोन पर बात की थी और हत्या रात 8:30 से 10:30 बजे के बीच हुई थी, लेकिन इन टेस्ट से भी कोई नया सुराग नहीं मिला। जांच के शुरुआती सालों में पुलिस ने सैकड़ों संदिग्धों से पूछताछ की। ड्रग एडिक्ट्स, बलात्कार के मामलों में पहले गिरफ्तार हुए लोग और स्थानीय अपराधियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने मोबाइल डंप डेटा का विश्लेषण किया और 150 से अधिक संदिग्धों की जांच की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 2012 तक सीएफएसएल सेक्टर 36 ने नेहा के कपड़ों पर मिले सीमेन के नमूनों की जांच पूरी नहीं की थी। क्राइम ब्रांच के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फोरेंसिक रिपोर्ट जांच को एक नई दिशा दे सकती थी, लेकिन देरी ने जांच को प्रभावित किया। नेहा के पिता राजवीर सिंह ने इस देरी पर नाराजगी जताई और सीएफएसएल को 5वां रिमाइंडर भेजा गया। 2013 में सीएफएसएल की रिपोर्ट ने अंततः पुष्टि की कि नेहा के कपड़ों पर मिले सीमेन के निशान एक पुरुष के थे, जिसने हत्या से पहले उसके साथ बलात्कार किया था। लेकिन इस डीएनए का कोई मिलान नहीं हुआ। पुलिस ने कई थ्योरी पर काम किया, जैसे कि यह एक सुनियोजित हत्या हो सकती है या फिर एक मौके पर हुआ अपराध, लेकिन कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण जांच धीमी पड़ गई। 2017 तक 7 साल बाद भी पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था। एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच टीम को स्थानीय ड्रग एडिक्ट्स के खून के नमूने लेकर डीएनए मिलान करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 2020 में लगभग 10 साल बाद चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले में कोई प्रगति न होने के कारण इसे बंद करने का फैसला किया। उन्होंने सेक्टर 43 के जिला कोर्ट में एक अनट्रेस्ड रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें कहा गया कि सभी संभव प्रयास किए गए, लेकिन हथियारों का पता नहीं लगाया जा सका। नेहा के पिता ने इस फैसले पर निराशा जताई, लेकिन उनके पास कोर्ट में इसे चुनौती देने का विकल्प था। 2022 में चंडीगढ़ में एक और हत्या ने पुलिस का ध्यान खींचा। 11 जनवरी 2022 को मल्लोया जंगल क्षेत्र के पास एक 40 साल की महिला का नग्न शव मिला, जिसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे थे और मुंह में कपड़े ठूंसे गए थे। उसके पति ने बताया कि उसने अपनी पत्नी को रात 8 बजे एक मार्केट में छोड़ा था, लेकिन 15 मिनट बाद जब वह लौटा तो वह गायब थी। चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी कंवरदीप कौर ने नोट किया कि इस हत्या का तरीका नेहा अहलावत के मामले से मिलता जुलता था। दोनों मामलों में पीड़ित महिलाएं थीं, दोनों अर्धनग्न अवस्था में मिलीं और दोनों में बलात्कार के निशान थे। पुलिस ने दोनों मामलों की जांच को जोड़ दिया और कई टीमें बनाईं, जो फोरेंसिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सबूतों पर काम करने लगीं। पुलिस ने दोनों मामलों में मिले डीएनए नमूनों को फिर से जांच के लिए भेजा। उन्होंने एक संदिग्ध की प्रोफाइल बनाई। 18-40 साल की उम्र, 5.6 से 5.10 फीट की ऊंचाई। इस आधार पर पुलिस ने मलोया और आसपास के इलाकों में डोर टू डोर जांच शुरू की। पिछले 1 साल में 100 से अधिक संदिग्धों के डीएनए नमूने लिए गए। 2023 में पुलिस को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। एक 38 साल के टैक्सी ड्राइवर मोनू कुमार, जो शाहपुर कॉलोनी सेक्टर 28 वेस्ट का रहने वाला था, को हिरासत में लिया गया। मोनू का कोई मोबाइल फोन, आधार कार्ड या बैंक खाता नहीं था, जिसने उसे पहले संदिग्धों की सूची से बाहर रखा था।
लेकिन जब उसका डीएनए टेस्ट किया गया तो यह नेहा और मलोया की महिला के शवों से मिले नमूनों से मेल खा गया। मोनू को मलोया हत्या के मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने 2010 में नेहा अहलावत के साथ बलात्कार और हत्या की थी। उसने बताया कि वह एक ड्रग एडिक्ट था और उसने मौके पर नेहा को निशाना बनाया। पुलिस ने मोनू के डीएनए नमूनों को फिर से सीएफएसएल को पुष्टि के लिए भेजा और परिणामों ने उसकी संलिप्तता की पुष्टि की। जांच में पता चला कि मोनू कुमार का आपराधिक इतिहास था। उसके खिलाफ चंडीगढ़ में चोरी और हत्या के 6 मामले दर्ज थे। 2009 में उसे हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक 5 साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया गया था। डीएसपी साउथ चरणजीत सिंह विर्क ने बताया कि उन्होंने चंबा पुलिस से संपर्क किया और 19 सितंबर 2008 को दर्ज एक एफआईआर की कॉपी प्राप्त की। इस खुलासे ने पुलिस को यह समझने में मदद की कि मोनू एक सीरियल बलात्कारी और हत्यारा हो सकता है। मोनू ने पूछताछ में बताया कि नेहा की हत्या के बाद वह 6 महीने के लिए चंडीगढ़ छोड़कर चला गया था, जिससे वह पुलिस की नजरों से बच गया। लेकिन जब वह 2023 में लौटा तो पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। पुलिस ने यह भी पाया कि मोनू ने चंडीगढ़ में 3 महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या की थी, जिसमें नेहा और मलोया की महिला शामिल थीं। नेहा अहलावत के मामले में चंडीगढ़ पुलिस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शुरुआती जांच में भारी बारिश ने सबूतों को नष्ट कर दिया, जिसके लिए पुलिस की आलोचना हुई। एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस को क्राइम सीन को तुरंत संरक्षित करना चाहिए था, क्योंकि बारिश रात 11 बजे के बाद शुरू हुई थी, जबकि नेहा का शव उससे पहले मिला था। नेहा के पिता राजवीर सिंह ने भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। 2011 में दिल्ली पुलिस द्वारा राधिका तंवर हत्याकांड को 48 घंटे में सुलझाए जाने के बाद राजवीर ने चंडीगढ़ पुलिस के आईजीपी के श्रीवास्तव और एसएसपी नौनिहाल सिंह को एक विस्तृत मैसेज भेजा। उन्होंने पूछा कि जब क्राइम ब्रांच ने 5 संदिग्धों को शॉर्टलिस्ट किया था तो मुख्य अपराधी को पकड़ने में देरी क्यों हो रही थी। उन्होंने यह भी बताया कि 2 संदिग्ध जित्तू और एक अन्य ड्रग एडिक्ट थे और क्राइम सीन के पास मौजूद थे। पुलिस ने जवाब में बताया कि 5 संदिग्धों को गांधीनगर में ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस के लिए भेजा गया था, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं मिला। राजवीर ने पुलिस से सीख लेने की मांग की कि कैसे दिल्ली पुलिस ने एक अंधा हत्याकांड जल्दी सुलझाया। इस मामले में फोरेंसिक विज्ञान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2010 में डीएनए प्रोफाइलिंग भारत में अभी भी एक नई तकनीक थी और चंडीगढ़ पुलिस के पास सीमित संसाधन थे, लेकिन 2013 में सीएफएसएल की रिपोर्ट ने बलात्कार की पुष्टि की, जिसने जांच को एक नई दिशा दी। 2022-2023 में पुलिस ने डीएनए प्रोफाइलिंग को और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया। उन्होंने मलोया और नेहा के मामलों में मिले डीएनए नमूनों की तुलना की और एक संदिग्ध की प्रोफाइल बनाई। इस प्रोफाइल के आधार पर पुलिस ने 100 से अधिक संदिग्धों के डीएनए नमूने लिए, जिसमें मोनू कुमार का नमूना शामिल था। इस तकनीक ने न केवल मोनू को पकड़ा, बल्कि यह भी साबित किया कि वह दोनों हत्याओं का दोषी था। नेहा अहलावत हत्याकांड ने चंडीगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए। स्थानीय मीडिया ने इस मामले को व्यापक कवरेज दी और इसे चंडीगढ़ का सबसे बड़ा रहस्य करार दिया। 2017 में दी ट्रिब्यून ने लिखा कि इस हत्याकांड ने पूरे शहर को झकझोर दिया था और 7 साल बाद भी कोई जवाब नहीं मिला था। मीडिया के दबाव ने पुलिस पर असर डाला। एसएसपी कंवरदीप कौर ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने जांच की प्रगति के बारे में बताया, लेकिन हर बार नए सवाल उठते। एक पत्रकार ने पूछा, क्या पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है? इस सवाल ने पुलिस की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। जनता में भी इस केस को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं। कुछ का मानना था कि यह एक प्रेम त्रिकोण का मामला था, जबकि अन्य इसे ड्रग माफिया से जोड़ रहे थे। नेहा के पिता ने इन अफवाहों को खारिज किया और कहा कि उनकी बेटी एक मेहनती और महत्वाकांक्षी लड़की थी, जिसका कोई आपराधिक कनेक्शन नहीं था। 2024 में मोनू कुमार के खिलाफ नेहा अहलावत और मलोया की महिला की हत्या के लिए केस दर्ज किया गया। डीएनए सबूत, फोरेंसिक रिपोर्ट्स
और मोनू का इकबालिया बयान इस मामले में निर्णायक थे। पुलिस ने कोर्ट में एक मजबूत केस पेश किया। नेहा के पिता ने चंडीगढ़ पुलिस के प्रयासों की सराहना की और कहा, मुझे संतुष्टि है कि पुलिस ने आखिरकार हत्यारे को पकड़ लिया। मोनू के खिलाफ ट्रायल चल रहा है। 8 मई 2024 को चंडीगढ़ पुलिस ने मोनू को कोर्ट में पेश किया क्योंकि उसका पुलिस रिमांड खत्म हो गया था। पुलिस को उम्मीद है कि उसे सजा-ए मौत या उम्र कैद की सजा मिलेगी। नेहा अहलावत हत्याकांड एक ऐसा मामला था जिसने चंडीगढ़ पुलिस की जांच की क्षमता को परखा। 14 साल की लंबी जांच, बार बार की असफलताएं और फिर आखिरी ब्रेक थ्रू ने दिखाया कि सच को छिपाना मुश्किल है। इस केस ने पुलिस की दृढ़ता और आधुनिक फोरेंसिक तकनीकों की ताकत को उजागर किया, लेकिन इसने कई सवाल भी खड़े किए। क्या पुलिस पहले और सख्ती से जांच करती तो नेहा को जल्दी इंसाफ मिलता? क्या मोनू जैसे अपराधी को पहले पकड़ा जा सकता था ताकि मलोया की दूसरी हत्या रोकी जा सकती थी? यह थी नेहा अहलावत हत्याकांड की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें हर मोड़ पर एक नया रहस्य खुला और आखिरकार 14 साल बाद इंसाफ की उम्मीद जगी। इस मामले ने न केवल एक परिवार को इंसाफ दिलाया, बल्कि समाज को यह सोचने पर मजबूर किया कि महिलाओं की सुरक्षा और पुलिस की जवाबदेही कितनी महत्वपूर्ण है।